हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तब दोनों जगह, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथीगण भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2018 का ये पेपर है जो कि क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो आज इस सब्जेक्ट का हम लोग उत्तर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र की ओर ध्यान देते हैं, तत्पश्चात एक तरह से उन सारे उत्तरों पर जिक्र किया जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पत्र की ओर रुख करते हैं। तो ये प्रश्न पत्र जो आपके समक्ष दिख रहे हैं, इन सारे प्रश्न पत्र का उत्तर आपको इसी वीडियो में इसके बाद मिलेगा। और उत्तर को लिखने का जिन्होंने कार्य किया है, अपनी अथक मेहनत परिश्रम के दम पर और अपने ज्ञान के दम पर, उस छात्रा का नाम है निर्मला कुमारी शर्मा, जो क्लास 6 की है, जो अति ही मेधावी, चतुर, चालाक, और उन्होंने इन सारे प्रश्नों को बड़े ही सरल भाषा में, सहज भाषा में कहा जाए तो उत्तर लिखी है। तो चलिए उनके द्वारा लिखा हुआ इन सारे उत्तरों को देखते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा कमेंट आप लोग तो कर ही सकते हैं, और एक लाइक करने में आपका क्या जाता है, बस एक लाइक कर दिए ताकि वो भी देखें तो उनका उत्साह बढ़े कि हमारे लिखे हुए चीज़ को इतने लोग पसंद कर रहे हैं। तो 2018 का ये पेपर, सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता डैश युग की सभ्यता थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम्रकांस्य युग की। सी यू की ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके हो जाएंगे हैंसा। इंडो ग्रीक को कहा जाता है तसको। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए डैश भारत आए थे? तो सेंट थॉमस। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तपन्नी। चक्र चरक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? तो चिकित्सक थे। चंद्रकेतुगढ़ प्राचीन डैश का समृद्ध व्यापारी केंद्र है? तो बंगाल का। मेहरगढ़, ये सही और गलत का है। मेहरगढ़ सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने? तो ये गलत है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे? तो ये सही। चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही गुप्ताब्द की गणना शुरू हो गई थी? गलत। नालंदा महाविहार में केवल ब्राह्मण छात्र पढ़ सकते थे? गलत, सभी जाति सभी धर्म। और यहाँ पहला क्वेश्चन आपके समझ, सील मोहर से आप क्या जानकारी मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता में 23 सील मोहर की जानकारी मिलती है। कुषाण में किस कला का विकास हुआ? तो शिल्प कला। और शास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की। अजंता गुफा चित्र किस काल की मूर्ति है, कृति है? तो गुप्त काल की। गुप्त काल में आने वाला विदेशी पर्यटक का नाम, तो उनका नाम है फाहियान। तक्षशिला महाविहार कहाँ स्थित है? तो गांधार में। देवी चंद्र गुप्तम नामक रचना किसकी है? तो विशाखा दत्त का। हड़प्पा के लोगों के अनाज भंडार रखने के लिए क्या व्यवस्था की थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ज़्यादातर कृषि करते थे, लेकिन उनमें से जो व्यापार करते थे तो उनका खाना ग्राम से आता था। वे स्वयं के लिए खाद्य उत्पादन नहीं करते थे।
जब कोई प्राकृतिक आपदा आती तो उनका सारा भोजन नष्ट हो जाता और इसी से बचने के लिए उन्होंने अनाज इकट्ठे करने के लिए एक बड़ा सा घर बनाया जिसमें सभी प्रकार के खाद्यों को संग्रह करके रखा जाता था। सतवाहन शासन व्यवस्था की कहानी संक्षेप में लिखो। सतवाहन शासन व्यवस्था में ग्रामवासी मूलतः कृषि जीवी थे। गांव में पीपल, आम, बरगद आदि के पेड़ थे। ग्राम में वर्षा पड़ने पर रास्ते कीचड़ से भर जाते थे। ग्राम में चौड़ा और पतला दोनों प्रकार का रास्ता होता था। उत्सव आने पर सभी वाद्य यंत्रों से झूमा उठते थे। ग नंबर, इलाहाबाद प्रशिस्त से समुद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस युग में कई प्रकार के सिक्के का निर्माण भी हुआ था जिसके दोनों ओर समुद्रगुप्त का तस्वीर लगा हुआ था। समुद्रगुप्त राजा गुप्त को अपने परदादा के रूप में प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारत के प्रचलित लिपि का विवरण देना है। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरायन कहा जाता है क्योंकि यह सबसे प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा की लिपि में कई प्रकार की बातों का भी विवरण मिलता है। हड़प्पावासी लिपि का प्रयोग मूलतः करते थे। इसमें बताया गया है कि सभ्यता को किस प्रकार चलाया जाए। सम्राट अशोक के शासन काल में वास्तुकला का विवरण दो। यंगर नंबर क्वेश्चन है। तो सम्राट अशोक को मौर्य युग का सबसे श्रेष्ठ शासक माना जाता है। इन्होंने 4 दशक तक शासन किया। सम्राट अशोक के शासन काल में एक बर्तन का उल्लेख मिलता है जिसे पुरातत्वकार उत्तर भारत के काले चमकते हुए बर्तन कहते हैं। इस प्रकार का प्रचलन उस युग भी काफी प्रचलित हुआ। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में कुमारजीव की क्या भूमिका थी? कुमारजीव का जो जन्म है वह एक आदर्श परिवार में हुआ था। कुमारजीव ने गुरु अत्य से शिक्षा पूरी की। उन्होंने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ये इस शिक्षा को और विख्यात के लिए चीन को इस प्रकार प्रचार में चीन देश को इनका प्रचार करने के लिए गए थे। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र की प्रगति के बारे में लिखो। प्राचीन भारत में छात्रों को अर्थशास्त्र के अलावा और भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। प्राचीन भारत में राजाओं के पुत्रों को अलग से गुरु से पढ़ाई एवं युद्ध दोनों के बारे में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जैसे गणित, विज्ञान और व्याकरण। हड़प्पा निवासी का धार्मिक जीवन कैसा था? हड़प्पा निवासियों में पशुपति शिव की मूर्ति का उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि वे लोग धार्मिक थे और अन्य जगहों में मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त काल की चित्रकला के बारे में क्या जानकारी मिलती है? गुप्त काल में विभिन्न चित्रकलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्वकार एक बार अपनी लड़की के साथ गुफा में गए थे तो उन्होंने देखा था कि एक सांड तो बच्ची टेढ़ो टेढ़ो चिल्लाने लगी। अर्थात सांड अर्थात अजंता के गुफाओं में भी विभिन्न चित्रकला के बारे में उल्लेख मिलता है। वारभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा है? तो वारभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था कि हर्षवर्धन ने 250 ईस्वी में, मतलब यहाँ पर लिखा है 16, हर्षवर्धन ने, या थोड़ा सा ईस्वी देख लीजिएगा, इतनी ईस्वी में सिंहासन रोपण का समय था। और वारभट्ट एक तरह से चिकित्सक थे लेकिन साहित्यकार भी थे। वे अपने शासन में काफ़ी कठोर हो गए थे। यहाँ पर आपको ताम्रलिप्त बंदरगाह न के बारे में संक्षेप में बतलाना है। तो ताम्रलिप्त बंदरगाह एक विख्यात बंदरगाह है और ताम्रलिप्त को त्राम्रलिप्त की कहा जाता है, द्राम्रलिप्त भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताम्रलिप्त को त्राम्रलिप्त भी कहा जाता है और ताम्रलिप्त में नगर अथवा टापू के बारे में जानकारी मिलती है।
सुयानजांग ने इसे कहा था कि यह ताम्रलिप्त बंदरगाह के साथ साथ एक विशेष नगर भी है। प्राचीन भारत की विज्ञान की प्रगति के बारे में लिखो। प्राचीन भारत में विज्ञान की प्रगति के उदाहरण जल सिंचाई व्यवस्था भी है। इसके विज्ञान के आधार में बनाया गया था। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत मेहरगढ़ से हुई थी। यह देश के इतिहास में जारी रही और 3000 ईस्वी पूर्व तक लोगों ने कृषि, सिंचाई, नगरों और कृत्रिम झीलों सहित विभिन्न प्रगति मिली। मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य काल में कृषि की प्रधानता थी। भूमि पर राज्यों के साथ साथ कृषकों का भी अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला शीताध्यक्ष कहलाता था और भूमि पर दास, कर्मचारियों और केंद्रीय द्वारा जुताई बुआई होती थी। कर्मचारियों और कैदियों द्वारा, यानी भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई भी और बुआई भी होती थी। प्राचीन काल में मनुष्य कितना परिवेश सचेतन था। तो प्राचीन भारतीय उपमहादेश में परिवेश चिंता का प्रधान विषय वन, पेड़ पौधे और पशु पक्षी थे। वन में विभिन्न प्रकार की संपदा मिलती थी। फलस्वरूप वनों के प्रति शासकों को विशेष ध्यान देना पड़ता था। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के वन विषय पर आलोचना हुआ है। वनों का नुकसान करने पर दंड देने की भी बातों का भी जिक्र हुआ है। सम्राट अशोक कुछ पशु पक्षियों को मारने पर पाबंदी भी लगाया था। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बड़ा ये विस्तृत प्रश्न होंगे। पेपर में आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने हेडिंग नहीं लिखा है, यानी कि देखकर तो लगता है कि अंत में चल रहे थे ये विस्तृत प्रश्न होंगे। अतः आप सभी तो सिंधु हड़प्पा काल की नगर योजना का सामान्य वर्णन करना है। तो भारतीय उपमहादेश में हड़प्पा में भी प्रथम नगर तैयार हुआ था, इसीलिए इसे प्रथम नगरायन कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों सबसे बड़े नगर था और उस तुलना में लोथल और कालिंगबगान छोटा था। हो सकता है तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का क्षेत्र में छोटे बड़े का अंतर था। महत्व विशेष के आधार पर सभी नगर एक समान नहीं था। प्राचीन भारतीय महादेश में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? साधारण तौर पर 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने का कार्य चलता था। कुछ लोग तो जीवन भर छात्र ही रहते थे। जैसे ही 12 वर्ष की पढ़ाई समाप्त अर्थात पूरी होने पर समानवर्तन कार्यक्रम होता था और इस कार्यक्रम के जरिए ही छात्र को स्नातक की उपाधि मिलती थी। पढ़ाई लिखाई के अंत में छात्रों के विशेष स्नान करने की प्रथा थी। उससे ही स्नातक शब्द आया है। गुरु आश्रम छोड़कर चले जाने से पहले छात्र अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा के रूप में गाय को भी दान में दिया जाता था। प्राचीन भारत के साथ बाहरी दुनिया के संबंधों के बारे में संक्षेप में लिखें। भारत गणराज्य अधिकतर देशों के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध है। जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश भी है। किसी भी देश की विदेश नीति इतिहास से गहरा संबंध रखती है। भारत की विदेश नीति का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिए और तथा चैनल को अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियो की जो सूचनाएं हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और एक से एक
महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा होगा कि कर भला तो हो भला, आपके दोस्त साथी का भी भला हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।